नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अवजात शेखर आजाद। आज हम बात करने जा रहे हैं उस जियो पॉलिटिकल उथल पुथल की जो आजकल चल रहा है। भारत की विदेश नीति को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप के आने से पहले तक जिस विदेश नीति को काफी कामयाब माना जा रहा था, वो अब अचानक से सवालों के घेरे में। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर एस डी मुनी सर, जिन्हें आप जियो पॉलिटिक्स की दुनिया में यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। सर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में प्रोफेसर एमेरिटस हैं। वो रक्षा और सामरिक विश्लेषण संस्थान नई दिल्ली की कार्यकारी परिषद के सदस्य भी हैं। इंटरनेशनल रिलेशन पर सर कई किताबें लिख चुके हैं और मौजूदा जो जियो पॉलिटिकल हालात हैं उस पर सर से बेहतर भला और कौन बता सकता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमें समय दिया। सर, आपसे मौजूदा परिस्थितियों पर बात करें उससे पहले कुछ ताजा घटनाएं हुई हैं जो हम हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे चीन के विदेश मंत्री वांग यी का दिल्ली दौरा। उससे पहले भारत के एनएसए अजीत डोभाल मॉस्को गए थे। वहां पर उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की थी, मुलाकात की थी। और फिर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस गए हैं। और ये सब जो हो रहा है उसमें केंद्र में ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% का रूसी तेल खरीदने के लिए टैरिफ लगाया है और 25% का टैरिफ कारोबार को लेकर के है। तो सर, सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि मौजूदा परिस्थितियों का किस तरह से आकलन कर रहे हैं कि आपको लगता है कि ग्लोबल ऑर्डर में एक नया बदलाव दिख रहा है? क्या दुनिया फिर से एक नई तरह की गुटबाजी की तरफ जा रही है? एक नया धुरी बन रहा है? सर, इन तमाम चीजों पे सर आपका आकलन क्या है? देखिए, ग्लोबल ऑर्डर में बहुत उछाल पटक हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो पुराने मापदंड थे, पैरामीटर्स थे, वो सब के सब हिले हुए हैं। जी है। नया नए विश्व की भूमिका स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट है कि पुराने वाला काम नहीं चलेगा। तो इस कदर जो स्थिति होती है उसमें कई तरह की शक्तियां उभर कर आती है और कई तरह के फेरबदल होते हैं। इस वजह से मैं समझता हूं कि भारत की विदेश नीति भी एक तरह से लड़खड़ाना जरा स्ट्रांग वर्ड होगा, लेकिन संतुलित करने का प्रयास कर रही है। जो पहले हम सोच रहे थे कि इस तरह से बात बन जाएगी, वो नहीं बन रही है। और सबसे बड़ा धक्का जो भारत की विदेश नीति को लगा है अभी इन दिनों में, वो ये है कि जैसी अपेक्षा हमें अमेरिका से थी, वो नहीं रही। और मेरा जी। ये से ही मानना है कि चीन के साथ जो हमारी प्रतिद्वंदिता है या कंपटीशन है, वो पुराना है, एशिया के माहौल में रहेगा हमेशा से, लेकिन गहरा गया क्योंकि चीन ने ऐसी सलाह कि भारत अमेरिका के साथ था। और जब ये हमारी मान्यता अमेरिका की तरफ से लटकाने लगी, तो चीन ने वापस हमको अंगीकृत करने का प्रयास किया है, ऐसा मैं मानता हूँ। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 महीने से चीन के व्यवहार में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। जयशंकर की बातचीत से फिर मोदी जी की भी सी कजान में, जी। चीन बहुत ऐसा लगता है कि बहुत बेतरफ हो गया है जो पहले जो उसका रवैया था, चाहे वो की बात हो, चाहे व्यापार की बात हो। अमेरिका के साथ अभी चलिए बात नहीं बन रही तो हम चीन के साथ दिख रहे हैं, या फिर चीन के साथ अगर बात नहीं बनती है तो अमेरिका के साथ दिख रहे हैं। कई सारे सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अगर हम चीन के साथ जाते हैं तो हमारे पुराने मुद्दे जो हैं वो तो मौजूद हैं ही। तो क्या आप इसको एक जियोपॉलिटिकल भ्रम की स्थिति देख रहे हैं भारत को लेकर के? क्योंकि आपके चीन अभी भी बांग्लादेश में एयरबेस बनाने को लेकर के दिलचस्पी दिखा रहा है। श्रीलंका में चीन की पैठ है ही। पाकिस्तान के भी 2-3 महीने पहले तक जो भारत और पाकिस्तान के बीच में टकराव हुआ था, उसमें हमारे एयरफोर्स ने खुद कबूल किया है कि चीन की तरफ से मदद मिली थी पाकिस्तान को। तो क्या ये भ्रम की स्थिति आप देख रहे हैं, या आपको लगता है कि अब जो चीजें बन रही है वो शायद एक नए वैश्विक परिस्थिति का आहट है? चीन हमेशा, मतलब चीन की स्थिति में बदलाव आएगा? नहीं नहीं, मैंने कहा ना आपसे कि जो एशिया में हमारी प्रतिद्वंदिता है वो रहेगी, उसमें जी। कोई परिवर्तन मैं देखने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। और न मैं ये मानता हूँ कि कल परसों तरसों लेकर हमारा जो विवाद है वो एकदम हल हो जाएगा, ये भी मैं नहीं मानता हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि वो एक जो बांस के ऊपर संतुलित करने वाली स्थिति है, सिचुएशन फ्लूइड है। चीन के साथ आमूल परिवर्तन हो नहीं सकता कभी भी। और जैसा आपने कहा कि बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, ये पुरानी बात है। पिछले जी। 15 सालों से, 20 सालों से चीन लगातार ये प्रयास कर रहा है कि दक्षिण एशिया में उसका प्रभाव बढ़े।
और उसके पास पैसे हैं, उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास काम करने की एफिशिएंसी है, और इस वजह से उसने भारत के सभी पड़ोसी चीन के बीआरआई में शामिल है, भारत नहीं है। सिर्फ भूटान नहीं है, क्योंकि भूटान का औपचारिक संबंध चीन के साथ नहीं है, लेकिन लगातार भूटान हमको कह रहा है कि हम चीन के साथ संबंध रखना चाहते हैं। तो ये प्रश्न बांग्लादेश में हसीना के रहते हुए भी इनका काफी वहां पर लगाव था और काफी गतिविधियां थी प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने की। हसीना बैलेंस भी कर रही थी, चीन और भारत के बीच में भी बैलेंस कर रही थी, ये नहीं भूलना चाहिए। तो इसीलिए जो चीन का दक्षिण एशिया के लिए रवैया है वो तस का तस है, और वैसे ही रहेगा, बढ़ेगा। आपको ये चुनौती, भारत को ये चुनौती ज्यादा झेलनी पड़ेगी और ये नहीं होगा। लेकिन वैश्विक स्तर पर मैंने कहा ना कि अमेरिका से जो हमारी काफी गरमाइश आ गई थी, उसको देख के चीन परेशान था, क्योंकि तिब्बत में अभी भी चीन अपने आप को बहुत सुदृढ़ नहीं करता है। दलाई लामा के मुद्दे को लेकर, तिब्बत की आइडेंटिटी को लेकर, तो उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि भारत को रोकना चाहिए हमको, और ये लेकिन जो हमारा बदलाव आया है, मैं बार बार इसको अंडरलाइन करता हूँ, वो बदलाव ट्रम्प की इगोइस्टिक ट्रेड पॉलिसी को लेकर भी है, और उससे पहले बाइडेन के वक्त में भी देखिए 2-3 बातें जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, आपको याद रखनी चाहिए। बाइडेन के वक्त में भी व्यापार का मसला, व्यापार जी, और दूसरा उसके साथ ही साथ का इश्यू था, अब जो अडानी का इश्यू था, उससे भारत की साख अमेरिका में कमजोर हुई है। इसको जी, मना नहीं किया जा सकता, सरकारें नहीं मानेंगी ये, लेकिन जो तटस्थ रूप से देखना अमेरिका के साथ रिश्तों में थे, लेकिन जी, ट्रम्प की ट्रेड पॉलिसी ने पूरी तरह से झकझोर दिया है। और ट्रेड पॉलिसी नहीं, जो आपने अभी कहा वो भी बिल्कुल सही है, पाकिस्तान की तरफ ट्रम्प का झुकाव है, वो टेक्निकल भी हो सकता है, भारत पे ऊपर जी, दबाव डालने के लिए भी हो सकता है, भारत के ऊपर जो ट्रेड के मसले हैं वो रूस पे दबाव डालने के लिए भी हो सकते हैं। लेकिन एक तरह से जो हमारी मान्यता है, कई सारे अमेरिकन एनालिस्ट ने लिखा है, चाहे भारत और अमेरिका के संबंध फिर से नॉर्मल हो जाए, लेकिन एक बड़ा नुकसान जो हुआ है वो अमेरिका की विश्वसनीयता भारत में। जी, हम लोग जी, कितना न्याय कर सकते हैं, ये सवाल बार बार हमारे सामने आएगा, और ये सवाल 70 साल से हमेशा हमारे सामने था, चाहे नेहरू थे, चाहे इंदिरा गांधी थी, चाहे राजीव गांधी थे, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी थे। देखिए सैंक्शंस लगी थी अटल बिहारी जी, वाजपेयी के वक्त में, न्यूक्लियर का काम हमने किया तो सैंक्शन लगाई गई। बिल्कुल। तो ये सब एक इतिहास का पहलू है जिसे हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए, और बहुत सोच समझकर हमें अपने सारे अंडे किसी एक बास्केट में रखने चाहिए। सर, आपने तिब्बत का भी जिक्र किया है और कल जब वांगी के साथ एस जयशंकर की मुलाकात हुई थी तो चीन की तरफ से ताइवान को लेकर के भी कहा गया कि भारत वन चाइना पॉलिसी को मान्यता दे रहा है। हालांकि भारत की तरफ से खंडन किया गया, कहा गया कि हमारे जो नीति चलती आ रही है उसी पर टिके हुए। क्या आपको इस तरह से लग रहा है कि अचानक से चीन जो सॉफ्ट एक स्टांस दिखा रहा है भारत को लेकर के, आने वाले वक्त में हो सकता है अगर उसकी कोशिश हो ताइवान इन्वेजन की, ऐसी स्थिति में वो चाह रहा हो कि भारत कम से कम भारत का जो बॉर्डर है वो शांत रहे, इस तरह से कोई आपका लग रहा है कि चीन की कोशिश ऐसी हो सकती है? या फिर आपको ऐसा भी लग रहा है कि तिब्बत को लेकर के या दलाई लामा को लेकर के ही आने वाले वक्त में शायद भारत सरकार की पॉलिसी में कुछ बदलाव दिखे? बदलाव बहुत बड़ा नहीं दिखता है, टेक्टिकल बदलाव हो सकता है। जी, ताइवान को लेकर भी हमने हमेशा से ये माना है कि हम ताइवान को चीन का हिस्सा मानते हैं। हमने ये भी माना है कि तिब्बत चीन का हिस्सा है। जो तिब्बत जी, की प्रॉब्लम है वो वहाँ की कल्चरल ऑटोनॉमी की प्रॉब्लम है, जो 1954 में हमने पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का पंचशील का एग्रीमेंट किया था। उसमें जी, स्पष्ट चीन ने हमको वादा दिया कि वो तिब्बत की सांस्कृतिक सार्वभौमिकता, सॉवरेनिटी तो नहीं कहना चाहिए, ऑटोनॉमी कहना चाहिए, उसको जी, उसको दखल नहीं देगा। लेकिन चीन जी, ने अपना ये वादा नहीं निभाया, बिल्कुल। और जिस तरह से वो
तिब्बत को झकझोर रहा है, वहाँ की संस्कृति को, बुद्धिज्म को, मॉनेस्ट्रीज को कंट्रोल कर रहे हैं, वहाँ जाके हान लोगों को बसा रहे हैं, जो बहुत सारी बातें वहाँ हो रही है। उससे जो वादा उसने किया चीनों के साथ में, वो नहीं निभाया। बिल्कुल चीन और ताइवान एक पलड़ी में नहीं है हमारी नीति के हिसाब से। बिल्कुल ताइवान ताइवान से हमारे व्यापारिक सांस्कृतिक संबंध रहेंगे और उससे चीन को नाराजगी होती तो होती रहेगी, क्योंकि चीन भी हमारे पड़ोसियों के साथ, चीन कश्मीर में भी तो बैठा है, बिल्कुल सर, मानते हैं। और चीन फिजिकली उसने पाकिस्तान से जो जो जमीन ली थी उसके ऊपर बैठा हुआ है, और जी सर, चीन कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के पक्ष में बोलता भी है। बिल्कुल इसीलिए अगर अगर चीन को कहीं थोड़ा बहुत लगे कि हम ताइवान के साथ संबंध बढ़ाएंगे तो वो उसकी परेशानी, हमें उससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बात नहीं है कि हम ताइवान को इंडिपेंडेंट अभी तक नहीं माना हमने, और वो बहुत क्रांतिकारी कदम होगा। उसके लिए हौसला चाहिए, उसके लिए क्षमताएं चाहिए, ये कहने के लिए चीन ताइवान को स्वतंत्र मानेंगे। तो ये कोई आधारभूत परिवर्तन विदेश नीति में नहीं है। सर। इसी को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। आपने अमेरिका का भी जिक्र किया, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो चीजें बदली हैं, इस तरफ चीन है। तो क्या आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में चीन और अमेरिका बस ये दो धुरी होंगे, G2 होगा, या इसमें आप देख रहे हैं कि तीसरा एक लीडरशिप रोल भारत का भी हो सकता है कि ना हम चीन के खेमे में जाए, ना ही हम अमेरिका के खेमे में जाए, हमारी एक अपना हमारा एक लीडरशिप रोल हो? क्या आपको लग रहा है कि इस तरफ भारत सोच रहा है? देखिए, G2 की संभावना मुझे तो नहीं है, लेकिन चीन और अमेरिका में घनिष्ठ संबंध तो 70s में भी थे। जब अमेरिका ने ये तय किया कि रूस को अलग थलग करने के लिए चीन के साथ साठगांठ करनी चाहिए, तो पाकिस्तान की मदद ली थी, सेंट्रल एशियन कंट्रीज की मदद लेके चीन के साथ संबंध सुधारे। और चीन को बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो अमेरिका से मिली है, आधी चीन ने चोरी की है, आधी उनको मिली है। और बहुत सारी कंपनियों को उन्होंने, जो चीन की आर्थिक प्रगति हुई है उसमें अमेरिका की ढिलाई का बहुत बड़ा हाथ है। और ये अमेरिकन आप जानते हैं, अमेरिकनों ने लिखा भी है इसके बारे में। और मैं समझता हूँ ये भी एक वजह है कि वो भारत के साथ बहुत सावधानी से चल रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि कहीं भारत भी दूसरा चीन नहीं हो जाए, हमसे सारा फायदा उठा नहीं लिखा है, ये भी हो सकता है। लेकिन G2 नहीं होगा, लेकिन संबंधों को सामान्य होने में भी बड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि चीन अपने आप को असर्ट कर रहा है। चीन अमेरिका को डिटर कर रहा है रोकने के लिए, चाहे साउथ चाइना एशिया पैसिफिक हो, जिसको कि अब इंडो पैसिफिक बना दिया गया है, या यूरोप तक उसकी पहुंच है, सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया तक, जो जिसको मिडिल ईस्ट कहते हैं अमेरिकन लोग, कहाँ तक उसकी पहुंच है। तो ये प्रतिद्वंदिता तो चलेगी। देखिए, उस सब प्रतिद्वंदिता में वो आज की नहीं है, कोल्ड वॉर के वक्त में भी यही थी। उस वक्त भी अमेरिका चीन को कंटेन करने की कोशिश कर रहा था, और भारत उस वक्त भी तटस्थ रहा। भारत उस वक्त आर्थिक दृष्टि से, सैनिक दृष्टि से बहुत कमजोर था, लेकिन उसके बावजूद भारत ने अपनी स्वाधीनता विदेश नीति में बनाए रखी। और मैं समझता हूँ हमको अभी भी ये करना चाहिए। लेकिन जो आप बड़े रोल की बात कर रहे हैं, देखिए उसके लिए हमें अपनी ताकत बनानी पड़ेगी। खाली ये स्लोगन चलाने से कि हम विश्व गुरु है, हम विश्वामित्र है, विश्व मित्र है, या हम ग्लोबल साउथ के लीडर हैं, ये सब नफाजी कम करनी चाहिए, काम ज्यादा करना चाहिए। जब तक हमारी आर्थिक स्थिति, अभी भी हम चीन की जो इकोनॉमी है वो 12-13 ट्रिलियन डॉलर तक है, हम 3-4 ट्रिलियन तक है। इतना फर्क। तो जब तक हम को मजबूत नहीं करें, जब तक सैनिक दृष्टिकोण से हम अपने आप को स्वावलंबी नहीं बनाए, तब तक ये लीडरशिप छोड़ दीजिए। आम बचा के रखना है, उनको पूरा करना है, उनको बढ़ाना है। जी सलाह तो ये भी दी जा रही थी कि जिस तरह से चीन 1980, 90 या 2000 के दशक में शांत था, कोई एग्रेसिव नहीं था, आप भारत को भी सलाह दी जाती रही कि आप अभी उसी दशक में हैं, मतलब उस लिहाज से
तो आप शांत होकर के आगे बढ़िए, पहले अपने आप को, जो आप बात कर रहे हैं कि पहले अपनी क्षमता बढ़ाइए, पावर बढ़ाइए, और उसके बाद जब उस लीडरशिप रोल के लायक हो जाए, उसके बाद जाकर के एग्रेसिव स्टांस लीजिए। आपको लगता है कि शायद हम पहले ही उस मत एग्रेसिव स्टांस फॉलो करें? कहिए, एम्बिशियस कहिए, जी, महत्वाकांक्षी तब बनिए, अभी मन जी, में रखिए आपकी, जैसे चीन का एक कहावत है ना कि जब तक जी। आप शक्तिशाली नहीं हो तब तक चुप बैठिए आराम से। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर एक चीज़ और है ना कि अभी हाल की 1-2 चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हैं, उन्होंने पिछले महीने कहा था कि वो चीन से जो J-35 फाइटर जेट था वो डील वो नहीं कर रहे हैं, रोक रहे हैं। मतलब नहीं खरीद रहे हैं। इसके अलावा जो अचानक से अभी ग्लोबल टाइम्स हो या जो चीन का मुखपत्र है वो भारत की तारीफें कर रहा है, टैरिफ पे भारत का साथ भी दे रहा है। तो आपको लग रहा है कि शायद चीन और पाकिस्तान में कुछ दूरी आ रहा है, इस वजह से चीन भारत को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा वो देख रहा है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं, उससे क्वाड भी आने वाले वक्त में कमजोर होगा। तो इसका हम फायदा उठा करके अगर हम भारत को अपने साथ करते हैं तो हो सकता है कि अमेरिका को हम बहुत जल्दी रिप्लेस कर सके नंबर 1 पोजीशन पे, सुपर पावर के पोजीशन से। मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान पे चीन कोई समझौता करेगा हमारे पक्ष में। जी, जैसा मैंने कहा, दक्षिण एशिया में उनके बहुत बड़े हित हैं। पाकिस्तान जी, की सामरिक स्थिति है, जो लोकेशन है पाकिस्तान की, वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। और जी, पाकिस्तान को उसकी टेरिटरी लेके बैठा हुआ है। जी, पाकिस्तान और चीन के बीच में एक दरार जरूर है, टेररिज्म को लेकर, पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी को लेकर, लेकिन अफगानिस्तान, ईरान, वेस्ट एशिया और ग्वादर में जो पोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है स्ट्रेटेजिकली, तो पाकिस्तान से उनकी जो साथ है या जो उनके स्टेक्स है, वहां पर हित है, वो भारत के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, मैं नहीं मानता। जो चीन की परेशानी है भारत से, वो अमेरिका के साथ है। ओके, जी, अमेरिका से अगर भारत की साठगांठ ज्यादा तेज हो जाए तो चीन को परेशानी होगी, तो उनको डर लगेगा कि अब हम एशिया में अपना को नहीं जमा सकते और ये दोनों साथ मिलकर हमको रोक सकते हैं और रोकेंगे। और जी, इसीलिए ये जान पर ये कैलकुलेशन करके ही अमेरिका ने एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक, जो कहा कि हमारी, जो ओबामा ने कहा कि डिफाइनिंग रिलेशनशिप ऑफ 21st सेंचुरी, जी, कि हमें भारत की जरूरत है चीन को संतुलित करने के लिए। तो जी, अगर चीन और अमेरिका के संबंधों में थोड़ी सी नजदीकी आएगी तो उसमें हमारी अहमियत अमेरिका के लिए कम होगी और चीन की भी हमारी अहमियत चीन के लिए कम होगी। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि मैंने पहला एम्फेसिस ये है कि हमें अपनी रहना चाहिए, आर्थिक भी और सैनिक भी। दूसरा ये है कि हमें जी। अपने हितों को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को जरा संभाल कर रखनी चाहिए। पाकिस्तान और सर चीन के बीच में हमें ज्यादा दोस्ती की वो दोस्ती रहेगी और उसका मुकाबला करना पड़ेगा। सर मैं इसी चीज को एक थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। जैसे मतलब क्या आपको लगता है कि भारत के पास विकल्प भी नहीं है, विकल्पों का अभाव है? क्योंकि अभी चीन के साथ चीन ने हमारा फर्टिलाइजर का रोक दिया था, और कई सारे जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं उनका भी उसने व्यापार रोक दिया था। कल शायद फिर से तय हुआ कि चीन हमें फर्टिलाइजर और क्रिटिकल मिनरल्स जो है वापस देगा। भारत में अभी रबी फसल का भी खेती होने वाला है। इसलिए आपको लगता है कि जो घरेलू राजनीति को देखते हुए कि किसान नाराज न हो जाए, अभी बिहार में इलेक्शन भी होने वाला है, आगे जाकर के यूपी में भी इलेक्शन है, किसान नाराज ना हो जाए, इसको लेते हुए भारत सरकार के पास में विकल्प कम था कि चलो हम चीन के साथ दोस्ती कर लेते हैं, तो तात्कालिक फायदा हमें खाद मिलने लगेंगे, और इसके अलावा हम एक ट्रंप को एक मैसेज भी दे सकते हैं। नहीं नहीं, हम जब तक, देखिए, हम अभी जो एक्सपोर्ट सामान करते हैं, या तो सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं या जी, हम लोग ये बेसिक मटेरियल है उसको एक्सपोर्ट करते हैं, जी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है हम। एक एक जी, सेकेंड, जी, 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 आई एम सॉरी। जी, वो एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। हमारी जो व्यापार की क्षमता है, सारे विश्व में हमारा व्यापार 3% है। जी, तो ग्लोबल ट्रेड है, उसमें हमारी जो साख है उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। और वो उसके लिए चीन इस
मैन्युफैक्चरिंग के मामले में हमसे बहुत आगे बढ़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। हमें जरूरत होगी। हमने देखिए, आप जब गलवान शुरू हुआ था तो आपको याद दिलाऊं, हमने कहा था कि हम इकोनॉमिकली डिस्टेंस करेंगे चीन से, व्यापार बिल्कुल कर देंगे। ये पीयूष गोयल और बहुत लोगों ने बड़े बड़े बयान दिए थे। हुआ क्या? बिल्कुल। बिल्कुल पिछले 3-4 साल में हमारा व्यापार चीन से बढ़ा है, कम नहीं हुआ। बिल्कुल। हमारी निर्भरता चीन पे बढ़ी है, कम नहीं हुई है। तो इसीलिए ये उसका कोई आसान ऑप्शन अभी नहीं अवेलेबल है। वो जी सर, आसान भारत सरकार ने कहा भी था कि हम चीन के साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, उसको बढ़ाना चाहिए। तो मतलब संसदीय रिपोर्ट में भी कहा गया था कि निवेश बढ़ाने के लिए चीन के साथ इन्वेस्टमेंट पे करना। हमने रोक लगा रखी थी। कई सारी बिल्कुल बिल्कुल। सिक्योरिटी को लेकर हमने बहुत बिल्कुल सारी इन्वेस्टमेंट को रोक लगा रखी थी। चीन चाहता है कि उसका इन्वेस्टमेंट बढ़े। चीन, देखिए एक और बात बता दूं, दक्षिण एशिया की पॉपुलेशन है 1.7 बिलियन के करीब, जी सारे 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 सब कॉन्टिनेंट की। और उसको वो प्रगति कर रहा है, उसकी जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो 5.5% है एवरेज। नेपाल जी को भी मिला लीजिए, श्रीलंका को भी मिला लीजिए, भूटान, सबको मिलाकर जी बताइए ऐसा क्षेत्र दुनिया में और कहाँ है जो इतनी सारी पॉपुलेशन इतनी तेज गति से आगे बढ़ रही है जी आर्थिक दृष्टिकोण से। तो पोटेंशियल है यहाँ पर साउथ एशिया में, और उस जी पोटेंशियल की वजह से ही यूरोप हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, अमेरिका अट्रैक्ट हो रहा है, चीन अट्रैक्ट हो रहा है, रूस हमारे साथ संबंध रखना चाहता है। तो बताइए चीन उसको कैसे छोड़ेगा? कि चीन क्यों नहीं आएगा? जी जब सारे सारे विश्व को देखते हुए सबसे प्रोडक्टिव और पोटेंशियल एरिया साउथ एशिया है, और उसमें सबसे बड़ा भारत है। जी तो क्यों नहीं उनका ध्यान हमारी तरफ रहेगा? बताइए। जी सर, तो आपका सजेशन ये हो सकता है कि चीन के साथ हम कारोबार रिश्ते को और बढ़ाएं, यही हो सकता है सर आपका रिलेशन, मतलब एक सजेशन जो हम बात करें तो। नियत से कि उससे हमारी आर्थिक स्थिति बढ़े। जी देखिए, हमारे यहाँ भी जो जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, वो इसमें खुश है कि भारत की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, हम यही बेचेंगे, जो मर्जी जिस तरह का व्यापार रखेंगे। जी एक एक इंश्योर्ड कंस्टिट्यूएंसी है ना आपकी, इंश्योर्ड मार्केट है आपका, तो जी इसीलिए हम कॉम्पिटिटिव नहीं है। जी से नरसिम्हा राव के वक्त से जब से इकोनॉमी आपकी खुली है, तब से आपने बहुत परिवर्तन किए हैं। आपका व्यापार भी बढ़ा है बाहर का, क्योंकि आपने जी बहुत सारे बंधनों को कम किया है। अभी जी बहुत सारे ऐसे बंधन हैं जो आपको कम करना है। ये जो बिल्कुल सारा सारा जो टैरिफ पॉलिसी का सवाल है, वो यही तो है कि आप अपना बाजार खोलिए, और हम खोलना बिल्कुल। नहीं चाहते क्योंकि हम कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो हमें अपनी कंपनियों को प्रोटेक्ट करने के हैं। इस जी इस स्थिति में आना है कि आने दो, हम प्रतिस्पर्धा करके उनसे आगे बढ़ेंगे। जी और चीन ने क्या किया था? यही तो किया था। किसी भी विकसित, वियतनाम ने क्या किया? जी बांग्लादेश में टेक्सटाइल में जो कपड़े बना के उन्होंने अपना उभार किया है, उसी वजह से किया है कि हम कॉम्पिटिटिव बने। जी सर, अब आते हैं यूक्रेन युद्ध पे कि ट्रंप का बार बार आरोप है कि यूक्रेन युद्ध को भारत बढ़ा रहा है, इसीलिए हम भारत पे टैरिफ लगा रहे हैं। आपको लगता है ऐसा कि भारत की वजह से यूक्रेन युद्ध रुक सकता है अगर भारत चाहे, जैसा अमेरिका प्रेजेंट कर रहा है? अमेरिका के वित्त मंत्री जो है वो भी बार बार कह रहे हैं कि जो भारत इस युद्ध को फंड कर रहा है तेल खरीद करके, अमेरिका ये देख रहा है कि जो भारत इस युद्ध को रोक सकता है। आपको लगता है कि भारत मध्यस्थता करने की स्थिति में है या कोई रोकने की स्थिति में है? अमेरिका में ट्रंप की जो नाराजगी हमसे है वो रूस तक सीमित नहीं है। ये बहुत जी बड़ा बहाना है उनका। मैं ये मानता हूं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट का ईगो हर्ट हुआ है जी एक दो बातों में। पहले तो मैंने आपको बताया ना, पन्नून और अडानी वगैरह के केसेस जो हैं। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद में जो इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर हुआ है, जी हर एक को ये पता है कि अमेरिकन उसमें इन्वॉल्व थे। अमेरिकन जी ने पाकिस्तानियों से बात की, पाकिस्तानियों ने तो उनका धन्यवाद शुक्रिया भी अदा किया, बिल्कुल उनके साथ इन्वॉल्व थे। और हमारे से भी वहां के वाइस प्रेसिडेंट ने बात की, वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने जयशंकर से बात की, और उसके ऊपर जब भारत ने कहा कि आपका कोई रोल नहीं, हमने अपने आप किया है, तो उनको लगा कि ट्रंप को लगा कि मेरा तो नोबेल प्राइज जा रहा है इसमें। बिल्कुल। के ईगो को बड़ा हर्ट हुआ। और ऐसी जी रिपोर्ट्स हैं बहुत सारी कि जयशंकर ने भी
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स को लेकर और टैरिफ को लेकर बहुत राइटफुली आई वुड से नेशनलिस्ट पोजीशन ली कि हम बिना मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जैसे एग्रीकल्चर पे हम नहीं जी कॉम्प्रोमाइज करेंगे, क्योंकि हम हमारे किसानों को भूखा नहीं बना सकते यहाँ पर। बिल्कुल। इससे नाराज है, इस बात से ज्यादा नाराज है वो। और ये सब बहानेबाजी है। आपने ट्रम्प ने ही तो हमसे कहा था कि आप तेल लेते रहिए जी और विश्व मार्केट में बेचते रहिए ताकि प्राइसेस का बैलेंस बना रहे वहां पर। इसकी इजाजत की ना, तो एकदम से हम फिर बात बदल देंगे। ऐसी बात क्यों बदली उन्होंने एकदम से? जी वजह है, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उनका ईगो हर्ट हुआ है। मैं समझता हूँ भारत को कहना चाहिए था, अमेरिका भी इंटरेस्टेड था सीज फायर में, और इसीलिए हमने अमेरिका से कहा कि हम सीज फायर करेंगे उसी वक्त जब पाकिस्तान हमको कहेगा, और पाकिस्तान ने कहा और हमने सीज फायर कर लिया। अमेरिका का भी शुक्रिया, सऊदी अरेबिया का भी शुक्रिया, जो भी कतार बीच में आया उसका भी शुक्रिया, बात खत्म हो जाती वहां पर। सर, ऐसी स्थिति में तो पॉलिटिकली मुश्किल थी ना सरकार के लिए। अब जैसे कई फिर आपकी प्रॉब्लम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है ना, फॉरेन पॉलिसी नहीं है। डोमेस्टिक बिल्कुल पॉलिटिक्स में देखिए, हमने पिछले 5-6 साल से 7 साल से पाकिस्तान से पूरा रिश्ता तोड़ रखा है। बिल्कुल वजह क्या है? पाकिस्तान ने टेररिज्म रोकना नहीं है, बालाकोट किया उसके बाद भी नहीं रुका, पहलगाम जी हुआ है, आप ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। लेट अस वेट कि पाकिस्तान, हम वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, ठीक है ना वहां पर। तो जी पाकिस्तान के साथ हमारा बिल्कुल रास्ता इसलिए भी गड़बड़ हुआ है कि पाकिस्तान अब भारत में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का इशू हो गया। जी अगर आप पाकिस्तान से दोस्ती करेंगे तो आप समझते हैं कि हिंदुत्व वाले वोट कट जाएंगे। जी तो ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम आ गई है सब जगह में, और इसीलिए हम बार बार ये कर रहे हैं यहाँ पे। बताइए। एक थ्योरी सर, ये अमेरिका के कई सारे एक्सपर्ट्स हैं वो थ्योरी दे रहे हैं कि अगर जो भारत और अमेरिका के बीच में फिलहाल विवाद है, खास करके ट्रंप को लेकर के, अगर प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप को एक बार फोन कॉल कर देते हैं तो वो ईगो क्लैश जो है वो हट जाएगा। लेकिन बात दिक्कत ये है कि सर कि अगर मोदी फोन करते हैं ट्रंप से तो क्या बात करेंगे? क्या फिर ट्रंप की मध्यस्थता की बात तो वहीं पर आ जाएगी ना। इसलिए आप इन तमाम कंडीशन को किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? भैया, मोदी जी ने फोन किया था ना ट्रंप को, 35 मिनट की बात तो करी थी उन्होंने। जी जी G7 की जो बैठक थी कनाडा में। वो उसके बाद नहीं, G7 के बाद में तो अमेरिका वाशिंगटन गए नहीं वो वहां पर। बिल्कुल लेकिन 35, वो कह रहे हैं 35 मिनट की बात करके मैंने कहा कि हमने तो सीज फायर पाकिस्तान के कहने भी किया, तो उन्होंने उस बात को एक्सेप्ट किया जी उन्होंने। लेकिन बीच में ऐसी खबर आ रही थी कि अमेरिका, मोदी जी जाएंगे और ट्रंप से बातचीत करेंगे, तो कहीं जी ना कहीं ट्रंप के ईगो को मसाज करना पड़ेगा। अगर ट्रंप जी से, सभी कर रहे हैं, देखिए ना, यूक्रेन कर रहा है, यूरोप कर रहा है, सारा का सारा चीन ने शुरू कर दिया करना उसको, पुतिन कर रहा है। पुतिन कह रहा है कि ट्रंप के एफर्ट्स बहुत सक्सेसफुल होंगे। यूक्रेन से बातचीत से पहले जो अलास्का में बातचीत हुई, उसमें पुतिन ने भी ट्रंप की तारीफ की कि हाँ बिल्कुल शांति कराने की कोशिश कर रहे हैं। सभी जानते हैं कि इस आदमी की वल्नरेबिलिटी या वीकनेस उसके ईगो पे है, तो उसके ईगो जी को हर्ट मत करो। अगर उससे फायदा चाहते हो, उससे काम चाहते हो, तो उसको ईगो को हर्ट नहीं करो। तो आप उसके, जी यहाँ प्रॉब्लम ये है भैया कि यहाँ पर भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का भी प्रश्न है और कोट अनकोट आत्मसम्मान का भी प्रश्न है। जी तो अभी अगले महीने शायद प्रधानमंत्री मोदी भी जाने वाले हैं अमेरिका, यूएनएससी की बैठक मैंने है, तो कहा आपको ना, लगता है कि बातचीत का सिलसिला चल रहा है। जी एक सर बस चीन की तरफ वापस लौटना चाहूंगा कि चीन के जो सीमा विवाद है करीब करीब 7 देशों के साथ वो निपटा चुका है, भूटान के साथ बचा हुआ है। आपको लगता है कि अभी जो अगले महीने मतलब इसी महीने जो भारत के प्रधानमंत्री चीन जाने वाले हैं, तो क्या सीमा विवाद पे चीन भारत से बात करना चाहेगा? हालांकि उसने कमेटी बनाई है कि जो सीमा विवाद को समझे, मतलब उस चीज को मैनेज करे, लेकिन आपको लगता है कि चीन हमसे सीमा विवाद सुलझाना भी चाहता है या नहीं? चीन सीमा विवाद सुलझाना तब तक नहीं चाहेगा जब तक वो ये नहीं माने कि भारत उसका एशिया में प्रभुत्व मान रहा है। ओके पहली बात तो ये है। दूसरी बात, बॉर्डर हमारा बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैकमोहन लाइन अकेली नहीं है उसमें। जी मैकमोहन लाइन के बाद भी बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो उलझे हुए हैं, चाहे वो जी सिंचियान से लेके रिलेटेड हो, चाहे
और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन कश्मीर में जमीन लेके बैठा हुआ है, वो भी तो भारत सीमा के साथ उसका संबंध है कहीं ना कहीं पर। फिर तिब्बत का इश्यू सबसे बड़ा है। दलाई लामा कल को नहीं रहेंगे तो भी तिब्बतन शरणार्थी और जो भी दलाई लामा का सक्सेसर होगा, और रिजू जी ने कहा था कि हाँ, हम तो दलाई लामा जैसा अपना सक्सेसर मानेंगे, उसको मानेंगे। चीन कह रहा है हम उसको नहीं मानेंगे। तो जी मसले बहुत सारे हैं, एक नहीं है। जी बिल्कुल जी और इसीलिए अभी मोदी जी के जाके बात करने से बॉर्डर इशू सेटल हो जाएगा। आपको याद दिलाऊं मैं, 2005 में भारत और चीन के बीच में बॉर्डर को सेटल करने के लिए गाइडलाइंस तय हो गई थी जी 2005 में। और बाद में जी जैसे ही हमारी अमेरिका से दोस्ती बढ़ी जो न्यूक्लियर इशू को लेकर, तो चीन उसके बाद ठंडा हो गया, उस मामले को बात ही जी नहीं कर। और अभी भी जो जी डोभाल साहब के साथ बात हुई है, वो बॉर्डर मैनेज करने की बात हुई है, बॉर्डर बिल्कुल सॉल्व करने की बात नहीं है, जी रिजोल्यूशन की बात नहीं है। भाई शांति रहे, दोबारा से जो लद्दाख में हुआ था वैसी घटना नहीं होनी चाहिए, जी इसकी बात। तो बॉर्डर सेटल करना में दोनों पक्षों को बहुत कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। और जब तक चीन अपना टेरिटोरियल नेशनलिज्म हटाए नहीं, तब जी तक कोई समझौता नहीं हो सकता। और भारत को भी कमर कसनी पड़ेगी, जहां लेन देन होना बहुत जरूरी है। लेन देन की बात जी चीन ने चाओ एन लाई के वक्त में की थी कि आप जी हमारा ये हिस्सा आप हमको दे दीजिए, ये हिस्सा आप ले लीजिए। हमने उसको नहीं माना, जी और जी अब चीन उसको नहीं मान रहा है। अब हम कह रहे हैं कि मानने को तैयार है, अब चीन उसको नहीं मान रहा है। तो ये जी बिना लेन के मसला नहीं सुलझने वाला है। और उसकी कॉम्प्लिकेशंस इतनी है कि आप उसको एक बैठक में तय नहीं कर सकते। 24 राउंड तो हो गए आपके बॉर्डर को बिल्कुल स्टेबल करने के लिए ही, उसमें जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2005 का एग्रीमेंट जरूर है, वो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। जी सर, इन सब चीजों के बीच में एक चीज और हो रहा है कि चीन की तरफ से कहा गया कि हम आरआईसी को करते हैं, रसिया, इंडिया और चाइना एक साथ लेकर के आते हैं। दूसरी तरफ चीन यही एशिया में भी आकर के बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ मिलकर के सार्क का फिर से एक नए तरह से सार्क बनाना चाह रहा है। यानी चीन एक तरह से, जो आप बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चीन चाहता है कि आप साथ दे, फिर दक्षिण एशिया में आकर के चीन आपके खिलाफ हो जाता है, वो अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। तो इन सब परिस्थितियों में भारत के लिए रास्ता आसान तो नहीं है। भारत को फिर क्या करना चाहिए? देखिए, विश्व राजनीति में विरोधाभास एक नॉर्मल है, जी और वो उनकी विदेश नीति में नहीं है, वो सबकी विदेश नीति में है, भारत की विदेश नीति में। जी पैलेस्टाइन और इसराइल को ले लीजिए आप, अगर देखना एग्जाम्पल सीधी देखना चाहें तो जी ये जो दुनिया है वो विरोधाभासों से भरी हुई है। जी और ये विरोधाभासों से डील करने के लिए आपको भी ऐसी नीति चलानी पड़ेगी। यू हैव टू लिव फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट। कोई जी आइडियलिस्ट और प्रिंसिपल्ड राजनीति विश्व स्तर पर नहीं होती है। अमेरिका बिल्कुल ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी का डंडा पीट रहा है पिछले 70 साल से, और हर जी जगह उसने ह्यूमन राइट्स वायलेट किए हैं और डेमोक्रेसी वायलेट की है 10 जगह। बिल्कुल हम लोग एथनिक सेपरेशन को बुरा मानते हैं। श्रीलंका में केमिकल इश्यू ने हमारे श्रीलंका के साथ संबंध बिगाड़ दिए, लेकिन जी भूटान ने जब नेपालियों को खदेड़ा बाहर, तो हमने भूटान से कुछ नहीं कहा। जी मैं इसमें अभी नहीं जाना चाहता हूं कि जो हमारे विदेश नीति के विरोधाभास हैं, लेकिन मैं ये कहना जी चाहता हूं कि विरोधाभास एक नया नॉर्मल है, कह दीजिए। नया भी नहीं, पुराना नॉर्मल है। तो सर, इससे आप स्ट्रेटेजिक एक ऑटोनॉमी देख रहे हैं या फिर स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन देख रहे हैं भारत को लेकर नहीं के नहीं, मौजूदा स्ट्रेटेजिक हालत में? ऑटोनॉमी में ये जरूरी है, जी कंफ्यूजन नहीं है ये जी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में आपको डील करना पड़ेगा इस तरह से। आप कम्युनिज्म जी के खिलाफ थे आइडियोलॉजिकली, लेकिन चीन के साथ आपकी दोस्ती थी, जी रूस के साथ आपकी दोस्ती थी, जी कम्युनिस्ट पार्टीज घर में अलग थलग थी। तो ये विरोधाभास को नहीं हटा सकते। और अगर आपको ऑटोनॉमी रखनी है तो आपको परिस्थिति के अनुसार काम करना पड़ेगा। जी
सर ये जो ग्लोबल साउथ की हम लोग बात करते हैं, इसमें क्या अब आपको लग रहा है कि जैसे मतलब मल्टी अलाइनमेंट की बात भी भारत सरकार के बार बार, खासकर विदेश मंत्री बार बार कहते रहते हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड। आपको लगता है ग्लोबल साउथ में अब ऐसी संभावना हमारे लिए बची है कि चीन अमेरिका जब हमारे मतलब चीन पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, अमेरिका हमारे साथ रहेगा नहीं रहेगा या क्या करेगा, उनकी भी फॉरेन पॉलिसी बात को लेकर तय नहीं है, तो भारत को किस तरह से रास्ता अख्तियार करना चाहिए ग्लोबल साउथ में कम से कम अपनी एक लीडरशिप की तरफ बढ़ने के लिए? मैं बनना नहीं करूंगा, बढ़ने के लिए करूंगा। नहीं नहीं, वो ग्लोबल साउथ आप मदद करते हैं, जैसे वैक्सीन डिप्लोमेसी थी हमारी, जी एनवायरनमेंट का इशू है, एनर्जी का इशू जी है, जी ये डॉलर के दबाव का इशू है, जी कुल मिलाकर बड़ी शक्तियों के दबाव का इशू है, वो सब जी ग्लोबल साउथ के साथ रहेंगे। लेकिन जब जी आपका पाकिस्तान से प्रॉब्लम हुई तो ग्लोबल साउथ का कोई भी देश आपके साथ नहीं खड़ा, बिल्कुल। क्योंकि वो सब के सब देश भी अपना हित देखते हैं। वो जी खाम किसी और के लिए पंगा नहीं लेंगे। जी तो आप भी मत लीजिए, और ले नहीं रहे आप। पैलेस्टाइन के लिए आप इजराइल से पंगा नहीं ला ले रहे। इजराइल के साथ हमारी नहीं। बड़ी दोस्ती है। जी सिद्धांत के तौर पर पैलेस्टाइन में यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में हमने डिफरेंट वोट किया। जी तो ये ऑटोनॉमी जब आप रहेगी तो चीन के साथ आप अपने हितों को बढ़ाइए, अमेरिका के साथ अपने हितों को बढ़ाइए। जहां विरोधाभास आ रहा है, रूस के साथ बढ़ाया ना हमने एनर्जी, जी ईरान के साथ बढ़ाया हमने। जब जी जब सैंक्शंस लगाए थे पहले अमेरिका ने, तो हमने कहा कि ये तो गलत बात हो रही है, हमारे इसको नुकसान होगा। लेकिन अमेरिका का दबाव इतना था कि हमको कुछ समझौते करने पड़े। बिल्कुल। न्यूक्लियर लेवल पे तो हमने एनपीटी ज्वाइन नहीं किया। जी तो ये इट विल डिपेंड अपॉन कि खास परिस्थिति में उस वक्त आप अपने हितों को कैसे डिफाइन करते हैं, उनकी परिभाषा कैसे करते हैं। तो सर मौजूदा स्थिति जो आप देख रहे हैं, इसमें भारत अपने हितों को बचाते हुए, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बचाते हुए चीन अमेरिका को कैसे डील करे, और जो ये अभी जो कंफ्यूजन दिख रहे हैं, अमेरिका का टैरिफ हमारे पर लगा हुआ है, इसको भी काउंटर कैसे करें? आप किस तरह, आप मतलब भारत की विदेश नीति अब किस तरह की होनी चाहिए? नहीं, भारत की विदेश नीति ऑटोनॉमी और बैलेंस की होनी चाहिए। लेकिन जी आप जब तक आप में सामर्थ्य नहीं हो तो आप ना किसी से पंगा लीजिए, ना किसी को अकड़ दिखाइए। जी और इसीलिए जैसा आपने कहा ना कि आप अब हम बिल्कुल लड़खड़ा गए हैं जो अमेरिका ने टैरिफ लगाए हैं हमारे ऊपर, जी और उससे उभरने के लिए ऐसा नहीं है। अमेरिका ने सैंक्शन लगाए थे हमारे न्यूक्लियर वक्त में। जी तो उभरने के लिए आपको 6 महीने लेने पड़ेंगे, 1 साल लगाना पड़ेगा, 2 साल लगाना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ ही साथ आपको अपनी घरेलू नीति में रेडिकल परिवर्तन करने पड़ेंगे, क्रांतिकारी जी परिवर्तन करने पड़ेंगे। उसके लिए अगर आप तैयार नहीं है तो आपकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं रह सकती। जी तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का आपकी जो सामर्थ्य है उससे सीधा रिश्ता है। जी तो कंपोजिट नेशनल पावर कहते हैं हम, उसका रिश्ता है। बिना उसके आप सामर्थ्य को नहीं बढ़ा सकते। वो नेहरू ने भी जब कमजोर थे वो, तो उन्होंने नॉन अलाइनमेंट शुरू करके सारे देशों को अपने साथ लिया ना। लेकिन नेहरू जी की नीति में काफी कुछ प्रिंसिपल, अब तो इंदिरा गांधी के समय से फ्रेगमेंटिज्म है। जैसी वस्तु स्थिति है उसको देख के आप अपना व्यवहार करिए। तो यही बात अभी भी जी चल, ये नई बात नहीं है, नाम अलग अलग है। अब आप जी कहते थे, अब आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं। जी लेकिन तरीका ये है कि भारत अपनी स्वायत्तता को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। जहां हमारे मूल इंटरेस्ट है, जैसे एग्रीकल्चर की बात आपने की, मूल जी इंटरेस्ट है, उसके लिए हम अपने लोगों को, हमारा उद्देश्य विदेश नीति का क्या है, भारत को विकसित बनाना। जी विकसित भारत स्लोगन तो ठीक है, लेकिन विकसित भारत का उद्देश्य अभी हमसे बहुत दूर है। तो जी भारत को विकसित बनाने के लिए जो हमें ठीक लगेगा वो हम करेंगे। कोई जी और नाराज होगा तो हम उसकी नाराजगी की परवाह नहीं करेंगे, अगर हमारे हित उसके होते हैं। यही उसूल जी लेके आपको अमेरिका से बात करनी है, यही उसूल लेके आपको चीन से बात करनी है, यही उसूल लेके आपको रूस से बात करनी है। जी
मतलब आपका सलाह सर ये होगा कि हम डोनाल्ड ट्रंप से जैसे यूरोपियन देशों ने व्यवहार किया है, यानी उनको फुसलाया है, एक तरह से बहलाया है कि चलिए ठीक है आप मतलब कर रहे हैं, उस तरफ से आगे बढ़ते हुए चीन को लेकर के हम अपना शक शंका जो भी है उसको बरकरार रखे, सावधान रहे, लेकिन कारोबार बढ़ाएं और इसी तरह से अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाएं और बिना कम से कम अपने फिलहाल के लिए। बिना अपने हितों को नुकसान पहुंचाए। यूरोप ने भी, यूरोप एक जी तरफ जो अमेरिका के साथ जा रहा है, दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि हमें अपनी नेटो के 5% डिफेंस बढ़ा दीजिए। जी जी यूरोप अपने आप ऑटोमेटिक हो। देखिए ये विरोधाभास लग रहा है ना आपको, जी, लेकिन ये बिल्कुल बिल्कुल। हर एक की विदेश नीति में है और उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है जहां तक अंतरराष्ट्रीय राजनीति का सवाल हो। जी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में आपको सिद्धांत रखने चाहिए, बाहर के लोगों जी से जब डील रहे तो आपको हित सामने रखने चाहिए। जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, हमें समय देने के लिए। आपसे बहुत कुछ जानने का मौका मिला, समझने का मौका मिला। थैंक यू सर।